रमाकांत ने अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट होटल स्टारलाइट की पार्किंग में ले जाकर खड़ी की। दोनों कार से बाहर निकले। आगे? रमाकांत बोला। सुनो आगे, सुनील ने कहा। आगे मैं बैकग्राउंड में रहूंगा, तुम रिसेप्शन पर जाकर पूछोगे कि क्या अमृत गरेवाल के लिए कोई मैसेज था। मैं क्यों? क्योंकि तुम सूट बूट में सजे धजे हो और मेरे मुकाबले में होटल गेस्ट ज्यादा जान पड़ते हो, और क्योंकि तुम पंजाबी हो, तुम्हारा लहजा तुम्हें गरेवाल करार दे सकता है, मुझ बंगाली को नहीं। काका बल्ली, बात तो तेरी हवा हवाई ही है, लेकिन चल ठीक है, मुझे कबूल है। और फिर अभिनंदन शुक्ला तुम्हारा करीबी भी तो है। अब बस कर और ये बता, ए माँ यवक गरेवाल वास्ते मैसेज पूछना किस वास्ते है? उससे हमें ये पता चलेगा कि रिसेप्शन क्लर्क को पहले यूं ही गरेवाल के लिए मैसेज पूछने वाला वहां पहुंचा शुक्ला याद है या नहीं। अगर याद हुआ तो क्लर्क तुम्हें शक की निगाह से देखेगा और सवाल करेगा। तब तब तुम बोलना तुम कौन हो, और फिर हम नई स्ट्रेटजी सोचेंगे। उसे शुक्ला याद ना हुआ तो तुम उसे भरम में रखते हुए थोड़ी देर उससे यूं बतियाओगे कि उसे तुम्हारी सूरत याद हो जाए। उससे क्या होगा? वो कंफ्यूज होगा। बाद में कभी गरेवाल की शिनाख्त की बाबत उससे सवाल हुआ तो वो तुम्हारे और शुक्ला के हुलिये में आपको आपस में यूं गड्ढमड्ढ करेगा। बाद में कभी गरेवाल की शिनाख्त की बाबत उससे सवाल हुआ तो वो तुम्हारे और शुक्ला के हुलिये को आपस में यूं गड्ढमड्ढ करेगा कि कुछ भी ठीक से नहीं बता पाएगा। बढ़िया। लेकिन प्यारे हो, अगर कोई और गरेवाल भी होटल में रजिस्टर्ड हुआ तो? उसकी कोई संभावना नहीं। गरेवाल इतना कॉमन नाम नहीं है। होता तो इस सिलसिले में कोई पंगा शुक्ला के साथ पड़ा होता और उसने उसका जिक्र किया होता। ठीक। फिर भी हम इस बाबत तस्दीक कर सकते हैं। कैसे? पहले हम लॉबी में लगे किसी हाउस फोन पर जाएंगे और उस पर गरेवाल से बात कराई जाने को बोलेंगे। अगर यहाँ एक से ज्यादा गरेवाल रजिस्टर्ड हुए तो स्वाभाविक तौर से हमसे पूछा जाएगा कि हम कौन से गरेवाल साहब से बात करना चाहते थे, उनका पूरा नाम क्या था। वरना इकलौता गरेवाल अभी भी वहां रजिस्टर्ड हुआ तो हमारी कॉल रूम नंबर 808 में लगा दी जाएगी। चेकआउट कर गया हुआ तो जवाब मिलेगा कि इस नाम का कोई शख्स वहां नहीं ठहरा हुआ। कॉल लगा दी गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो हम चुपचाप 8वीं मंजिल पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि 808 नंबर कमरा किस हालत में था। ठीक। दोनों होटल में दाखिल हुए। लॉबी के एक हाउस फोन पर पहुंचकर रमाकांत ने कॉल लगाई। कुछ क्षणों बाद उसने फोन बंद कर दिया। तेरे वाला ही जवाब मिला है, वो बोला। क्या? कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। गुड। अब रिसेप्शन पर चलो। दोनों यूं वहां पहुंचे कि रमाकांत आगे था और सुनील उसके बाजू में, उससे एक कदम पीछे। रिसेप्शन के पीछे मौजूदा इकलौता क्लर्क उनकी तरफ, विशेष रूप से रमाकांत की तरफ आकर्षित हुआ। मिस्टर गरेवाल का कोई मैसेज? रमाकांत अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। फर्स्ट नेम क्या है सर? क्लर्क अदब से बोला। अमृत। क्लर्क ने पीछे बने खानों में से जी लिखे खाने में से कुछ लिफाफे उठाए और उन पर निगाह फिराने लगा। एकाएक वो ठिठका। उसने सिर उठाकर फिर रमाकांत की ओर देखा। सर, वो तनिक उलझनपूर्ण भाव से बोला, आप थोड़ी देर पहले भी यहां आए थे, तब मैंने आपको एक भूरा लिफाफा सौंपा था। भाई, मेरी इंक्वायरी, रमाकांत मीठे स्वर में बोला, हालिया किसी मैसेज, करंट मैसेज की बाबत है। और तो कोई मैसेज नहीं है सर, बस वही था तो मैंने थोड़ा सा पहले आपको आपको ही दिया था ना।
पूरा लिफाफा? उसके बाद की बोलो। और तो कुछ नहीं है सर। पक्की बात? जी हाँ। ठीक से देखो, फिर से देखो। क्लर्क ने हाथ में थमे लिफाफों को उल्टा पलटा, फिर ठिठका, फिर संदिग्ध भाव से रमाकांत की ओर देखा। गुस्ताखी माफ सर, वो बोला। कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके पास? है, रमाकांत सहज भाव से बोला। प्लीज दिखाइए। रमाकांत ने शुक्ला से हासिल हुई रूम नंबर 808 की चाबी जेब से निकाली और लापरवाही से उसे काउंटर पर उछाल दिया। 808? क्लर्क चाबी पर निगाह डालता बोला। हाँ। उसने तेजी से कंप्यूटर का कीबोर्ड ठकठकाया और स्क्रीन पर निगाह डाली। तत्काल उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। आई एम सॉरी मिस्टर गरेवाल, वो अदब से बोला। आई वॉज जस्ट चेकिंग। ठीक है ठीक है। कोई हालिया मैसेज तो नहीं है सर? कुछ अर्सा पहले आपने किसी और को अपना मैसेज कलेक्ट करने के लिए तो नहीं भेजा था? मैंने? जी हाँ। खामखा? मैनू माही हवा लकवा मारिया है, या अपना काम खुद करने में मेरी टोपी उतरती है? आई एम सॉरी सर। तो पहले लिफाफा मैंने आपको दिया था? भूरा लिफाफा? लंबा लिफाफा? आमला के पेट की तरह फूला लिफाफा? उसके अंदर क्या था वो भी पेश करना होगा वडेन नवाब की इंस्पेक्शन के वास्ते। नो सर, नेवर सर, क्लर्क बोला। उसके चेहरे पर चैन के भाव प्रकट हुए। न जाने क्यों एक बार की मेरे को लगा था कि मैंने वो लिफाफा किसी गलत पार्टी को सौंप दिया था। गलत लगा था? जी हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सहमति में सिर हिलाकर थैंक यू कबूल करते हुए रमाकांत ने काउंटर से चाबी उठाई और घूमकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। सुनील उसके साथ हो लिया। वो लिफ्ट में सवार हुए। लिफ्ट में स्टूल पर बैठी युवती बाएं हाथ में थमा उपन्यास पढ़ रही थी और चिंगम चबा रही थी। उपन्यास के टाइटल पर कारपेट पर पड़ी एक युवती का चित्र छपा था, जिसकी छाती में फैंसी मूठ वाला खंजर घुपा दिखाई दे रहा था और जिसका शीर्षक था नीना मर्डर केस। लिफ्ट का ऑटोमेटिक डोर बंद हुआ तो उसने केवल एक क्षण को किताब पर से सिर उठाया और सवाल करती निगाहों से उनकी तरफ देखा। 8वीं मंजिल सोनियो, रमाकांत बोला। उसने मशीनी अंदाज से बटन दबाया। लिफ्ट निशब्द ऊपर को उठने लगी। जासूसी नॉवल जान पड़ता है? रमाकांत बोला। हाँ, बहुत ही दिलचस्प होगा। प्लॉट में डूब जाने के काबिल। ऐसा ही है। और इधर लिफ्ट ऑपरेट करते वक्त नॉवल पढ़ने पर पाबंदी न को। पाबंदी का नाम किसने लिया? मैं खुद जासूसी नॉवल पढ़ता हूँ, इसलिए टाइटल में दिलचस्पी हुई। उसने जवाब न दिया। पढ़ चुको तो मेरे को दे देना। लॉबी में बुक स्टॉल है। किताब पर से सिर उठाए बिना वो शुष्क स्वर में बोली। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन मोतियां वाले हो, मुझे क्यों बता रहे हो? उसने उत्तर न दिया। मैं बड़ा आदमी हूं, रमाकांत शांत से बोला। मुझे क्या, मैं ये होटल खरीदने वाला हूं। आई सी। इन्वेस्टमेंट के तौर पर। माही हवे नोटों से कमरे भरे पड़े हैं। तो होटल खरीदते ही सारे स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा। तुम्हारी कितनी बढ़ाऊंगा तो मीठा बोलोगी? तभी लिफ्ट रुकी और उसका दरवाजा निशब्द खुला खुला। 8, वो भावहीन स्वर में बोली। दोनों बाहर निकले। दोनों ने गलियारे में निगाह दौड़ाई। उधर है, रमाकांत बोला। चलें? हाँ। लिफ्ट का दरवाजा अभी खुला है, रमाकांत दबे स्वर में बोला। वो देख रही है। कोई बात नहीं, अभी बंद हो जाएगा। चलो। दोनों 808 के सामने पहुंचे।
सुनील ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब न मिला। उसने दरवाजे की मूठ पकड़कर घुमाई तो वो न घूमी। दरवाजा मजबूती से बंद था। खोलो, वो धीरे से बोला। रमाकांत ने चाबी लगाकर दरवाजा खोला। भीतर कोई नहीं था, अलबत्ता बत्तियां जल रही थी। दोनों भीतर दाखिल हुए। रमाकांत ने पीछे दरवाजा भड़का दिया। हेलो, और सुनील उच्च स्वर में बोला। कोई है? कोई जवाब न मिला। ड्राइंग रूम लांग कर वो बीच के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि उस घड़ी चौखट से जुड़ा हुआ नहीं था। उसमें और चौखट में कोई 2 इंच की झिरी थी। उसने उस दरवाजे पर भी दस्तक दी, आवाज लगाई, फिर कोई जवाब न मिला। झिरी से जान पड़ता था कि भीतर बेडरूम में भी रोशनी थी। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर की तरफ कदम बढ़ाया। तत्काल वो थम कर खड़ा हो गया। की होया? पीछे से रमाकांत ने सस्पेंस भरे स्वर में बोला। बंद गया। क्या? बुलंदा। किसका? एक लड़की का। बेड पर मरी पड़ी जान पड़ती है। रमाकांत उसके पहलू में पहुंचा। दरवाजे को पूरा धकेलकर उसने भीतर झांका। भीतर लगी डबल बेड पर एक नौजवान लड़की यूं तिरछी पड़ी थी कि उसका सिर और बाईं बाह बेड के परली तरफ थे। वो बाह और उसके खुले बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो सफेद रंग की टाइट स्कीवी और हल्के नीले रंग की टखनों तक के आने वाली स्कर्ट पहने थी। स्कीवी में बाईं छाती के ऊपर खून आलूदा सुराख दिखाई दे रहा था, जो कि साफ गोली से बना जान पड़ता था। उसकी दाईं बाह ऊपर यूं उठी हुई थी जैसे कि आखिरी क्षण पर उसने अपने हमलावर का हमला रोकने की कोशिश की हो, और चेहरे के आगे उससे कोई 2 इंच परे फ्रीज हो गई जान पड़ती थी। स्कर्ट इकट्ठा होकर घुटनों से ऊपर तक पहुंच गई थी और उसमें से उसकी फिरी हुई नंगी टांगें झलक रही थी। सुनील ने आगे बढ़कर उठी हुई बाह को छुआ तो पाया कि वो अकड़ी हुई थी। उसने उसमें नब्ज टटोली तो उसे गायब पाया। बेड का घेरा काटकर वो परली तरफ पहुंचा और उसने नीचे लटकती बाईं बाह को छुआ। वो बाह अकड़ी हुई नहीं थी और कंधे से नीचे झूलती जान पड़ती थी। कमाल है, वो होंठों में बुदबुदाया। ओए हिल यहां से, रमाकांत बेगर भाव से बोला। यहां रुकने का हाल नहीं है। ये बात मैं कहता तो तुम जिद करते कि हमें वारदात की रिपोर्ट करनी चाहिए थी। वो मैं कर देता हूं। और रमाकांत फोन की ओर बढ़ गया। यहां से नहीं, सुनील ने तीखे स्वर में बोला। अभी नहीं। प्यारेओ, इस बाबत हम खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी यहाँ आमद छुपी नहीं रह सकती। तेरे से बेहतर कौन जानता है कि हम तो। अरे चुप रहने को कौन कह रहा है? सुनील तनिक झल्लाया। ये बड़ी खबर है, मुझे इसे पहले ब्लास्ट तक तो पहुंचाने दो। ये तो यार मारी होगी। कौन यार? किसका यार? अभिनंदन शुक्ला से मेरा क्या लेना देना? मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। और मेरे को तो जानता है कि वो भी नहीं। और फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा दोस्त का इस वारदात में कोई दखल है? वो खुद ही कहता है कि। क्या कहता है? उसने कब कहा कि उसने यहाँ कोई लाश देखी थी? कब कहा कि वो एक लाश छोड़कर यहाँ से खिसका था? जिस अधरंगी लड़की से वो यहाँ मिला था, ये वो तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या वो सारी रात ब्रा पैंटी में ही रहती? शुक्ला के जाने के बाद माँ ये भी कपड़े नहीं पहन सकती थी? तौलिया का क्या, सदा वो सिर पर लपेटे रहती? मड पैक माए वह सदा मुंह पर थोपे रहती? तुम्हारा मतलब है ये वही लड़की हो सकती है? जैसे तेरा मतलब नहीं है। फिर शुक्ला तो इसका कातिल नहीं हो सकता। ओए वीर मेरे, मैं शुक्ला की बाबत खामोश रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वारदात की बाबत खामोश रहने की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ये बता कि अगर तू वारदात की रिपोर्ट ब्लास्ट में दाखिल दफ्तर करेगा, तो कैसे वारदात से बेखबर होने का दावा कर सकेगा? कैसे हम अपनी इस वक्त की यहाँ हाजिरी से मुकर सकेंगे? नहीं मुकरेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम यहाँ से फोन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के फोन पर पुलिस के काम की कोई फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। हम कहीं और से फोन करेंगे और कहीं और पहुंचते पहुंचते ही पहुंचेंगे।
क्या मतलब? अभी चुप करो, जो मतलब है सब अभी सामने आ जाएगा। तू यहाँ कोई हरकत करने की फिराक में तो नहीं है? हरकत? कोई छेड़खानी? कोई सुनीलियन करतब? निगाह से क्या छेड़खानी की जा सकती है? वो उधर बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला है, जाके भीतर झांकने में क्या करतब हो सकता है? यार तू बात का मतलब समझ। तुम भी समझो और जरा चुप करो। लेकिन ये काबिले गौर बात है कि यहाँ कोई सामान नहीं है, कोई बैगेज, कोई कपड़े वगैरह नहीं है। इस स्वीट की किसी बात से ये नहीं जान पड़ता कि यहाँ कोई रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की जो खुद को अनामिका की रूममेट भूमिका बताती थी, क्या पैंटी ब्रा में यहाँ आई थी? और क्या बाद में पैंटी ब्रा में ही यहाँ से कूच कर गई? जब मानते हो कि ये वही लड़की हो सकती है, तो दिख रहा है कि इसके तन पर कपड़े हैं जो कि उसने बाद में पहने। हमने सिर्फ सोचा है कि ये वही लड़की हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वही लड़की हो। अगर ये लड़की अनामिका की रूममेट है, तो अनामिका कहाँ है? उसका कोई साजो सामान कहाँ है? और काका बल्ली, मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है। याद कर, शुक्ला ने यहाँ की बाबत क्या कहा था? क्या कहा था? कि ये फंदा है। फंदा जिसमें वो तो ना फंसा। यहाँ टिके रहे तो हम जरूर फंस जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, लाश के पास हमारी इस घड़ी मौजूदगी। वड्डे भापा जी, जब उखल में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। यहाँ आना कबूल करते वक्त मुझे कोई उखल दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो मूसल अब मुझे बराबर दिखाई दे रहा है, जो कभी भी सिर पर पड़ सकता है। उखल दिखाई देता तो क्या करते? यहाँ ना आता। यार को ना उम्मीद करते। तुझे भेजता। क्या कहने? यार तू, मुझे जरा इस क्लोजेट में झांक लेने दो, फिर चलते हैं। जल्दी कर। सुनील ने क्लोजेट बिल्कुल बिल्कुल खाली पाया। दोनों वहां से बाहर निकले। वो लिफ्ट के सामने पहुंचे तो उन्होंने उसका दरवाजा खुला पाया और लड़की को भीतर स्टूल पर बैठकर बदस्तूर चिंगम चबाते और नॉवल पढ़ते पाया। पता नहीं लिफ्ट जाके लौटी थी या वहां से गई नहीं थी। वो लिफ्ट में दाखिल हुए तो उसने एक क्षण को नॉवल पर से सिर उठाया। नीचे? वो बोली। हाँ, सुनील बोला। उसने यूं रमाकांत की तरफ देखा, जैसे जवाब उससे हासिल होने की अपेक्षा कर रही हो, लेकिन रमाकांत का ध्यान कहीं और ही था। उसकी उस घड़ी उस तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची। अब मैं पुलिस को फोन करूंगा, रमाकांत ने मोबाइल निकालते हुए कहा। मैं करता हूं, सुनील बोला। तुम अपने क्लब में बैठे शुक्ला को फोन करो और उससे बोलो कि वहां से फौरन कहीं शिफ्ट कर जाए। घर चला जाए? घर नहीं, किसी ऐसी जगह चला जाए जहां फौरन पुलिस उससे संपर्क न कर सके, और जहां भी जाए पहुंचते ही उस जगह की खबर तुम्हें कर दे। और दिमाग पर जोर दे। सिर धुने, दीवार से टकराए, किसी भी तरह उस औरत को याद करे जिससे जिसके अंदाजे बयान से अनामिका की आवाज उसे मिलती जान पड़ती है। ठीक है, लेकिन तू मुझे एक बात बता। पूछो। वो शिफ्ट करने की जगह शिफ्ट ही कर गया तो? क्या मतलब? वैसे वड्डा आलम फाजिल बनता है, मतलब की बात नहीं समझता। वो काका बली, वो खिसकने की जगह खिसक ही गया तो? तुम्हारा मतलब है वो कहाँ पहुंचा, कहाँ पनाह पाई, इस बात की उसने तुम्हें खबर ना की तो? और मैं क्या कह और क्या मैं क्या कर रहा हूं? वो ऐसा कर सकता है? कर तो नहीं सकता, लेकिन यूथ क्लब से निकलने के बाद अगर उसने एन ऐसा ही किया, तो उसे तू रोक लेगा या मैं रोक लूंगा? बात तो तुमने पते की कही रमाकांत। जब बड़े पापा जी की बात है तो खास ही होगी, पते की होगी। यूं खिसकना तो गुनाह कबूल करना होगा। इट विल बी एज गुड एज फ्लाइट विच इज एविडेंस ऑफ गिल्ट। इट वुड बी एज गुड एज फ्लाइट विच इज एविडेंस ऑफ गिल्ट। खिसकने खिसकने के बाद मिलेगा तो समझाएगा ना?
हम उसके लिए धक्के खाते फिर रहे हैं, वो हमारे साथ ऐसे पेश आएगा? रमाकांत ने उस बात पर विचार किया। नहीं आएगा। फिर बोला, लेकिन आया तो आए। सुनील झंझलाया। इस वक्त हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सुनील उससे परे हट गया और उसने अपने मोबाइल से पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल का नंबर डायल किया। जवाब में जवाब उसके मातहत सब इंस्पेक्टर बंसल ने दिया। सुनील बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? कहीं नहीं गए, यहीं हैं। बड़े साहब के ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग चल रही है जिसमें वो भी शामिल है। कब फारिग होंगे? पता नहीं, तुमने जो बोलना है मेरे को बोलो। ठीक है, सुनो। यहाँ कूपर रोड पर होटल स्टारलाइट के रूम नंबर 808 में एक नौजवान लड़की मरी पड़ी है। मरी पड़ी है? हाँ। कैसे मरी? कहना मुहाल है। हो सकता है खुदकुशी की हो सकता है कत्ल हुआ हो। बहरहाल स्वाभाविक मौत नहीं मरी। तुमने लाश देखी? और क्या जो मैं कह रहा हूं उस बाबत मुझे इल्हाम हुआ? अभी तुम कहाँ हो? होटल की लॉबी में। रूम नंबर 808 में गए थे? ये भी कोई पूछने की बात है? गया था तभी तो जो कह रहा हूं उससे वाकिफ हूं। नहीं जाना चाहिए था। अपने साहब को बोलना आकर पहले मेरा इसी बात का चालान काटे फिर आगे बढ़े। कमरे में दाखिल कैसे हुए थे? ये फोन पर पूछने की बातें नहीं है। जवाब दो। जब ऑक्यूपेंट भीतर मरा पड़ा था तो तुम्हें दरवाजा किसने खोला? किसी ने नहीं। तो अब तुम कहोगे दरवाजा खुला था? छाछ तो बोले ही, छिलनी भी बोले। क्या? क्या बोला? मेरे पास कमरे की चाबी थी। तुम्हारे पास उस कमरे की चाबी का क्या मतलब? आके समझना। कमरा 808 है किसका? किसके नाम रजिस्टर्ड है वो? कौन वहां ठहरा हुआ है? अमृत गरेवाल। कौन? अमृत गरेवाल। होटल के रिकॉर्ड में वो कमरा अमृत गरेवाल नाम के एक शख्स के नाम रजिस्टर्ड है। वो तुम्हारा वाकिफ है? मैंने कभी उसकी सूरत नहीं देखी। तो उसने, एक अनजान शख्स ने तुम्हें अपने कमरे की चाबी क्यों दी? लगता है सारी इंक्वायरी फोन पर ही करोगे। जवाब दो। उसने नहीं दी, किसी और जरिए से हासिल हुई। और कौन सा जरिया? बोलूंगा तुम्हारे साहब को। मैं बात को दो बार दोहराने से आते हैं। वहीं इंतजार करो। हिलना नहीं वहां से। लाइन कट गई। सुनील ने जब फोन जेब में रखा और वापस रमाकांत की तरफ तवज्जो दी तो पाया कि वो भी फोन से फारिग हो चुका था। दोनों रिसेप्शन से परे लॉबी में एक पिलर की ओट में लगे सोफे पर आजू बाजू बैठ गए। दोनों ने खामोशी से अपने अपने ब्रांड के सिगरेट सुलगाए। यहाँ बार कहाँ होगा? एकाएक सुनील बोला। क्यों पूछ रहे हो? रमाकांत बोला। ये भी कोई पूछने की बात है? घूंट लगाना चाहता है? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? है पूछने की बात। बड़े भापा जी की एक्सप्रेस सर्विस के तौर पर यहीं लगाना चाहता है तो बोल। हाँ। जिंदा रह। रमाकांत ने कोट के भीतरी जेब से अपनी मेटल की फ्लास्क निकाली। बोतल की बहन? सुनील बोला। वही। रमाकांत ने उसे खोलकर सुनील की तरफ बढ़ाया। ले पकड़। सुनील ने नीट विस्की का एक घूंट लगाया और फ्लास्क रमाकांत को लौटा दी। वही क्रिया रमाकांत ने भी दोहराई, फिर होंठ होंठ चटकाता बोला, इसे कहते हैं पैग पैग खेलना। सुनील मुस्कुराया। प्यारे हो, हम पुलिस को सब बताएंगे। सब कहां से बताएंगे? सब तो हमें खुद को नहीं मालूम। जो मालूम है वो बताएंगे। शुक्ला की बाबत भी? क्या कहना चाहते हो? पूछना चाहता हूँ, मशवरा करना चाहता हूँ। सॉरी। पूछना चाहता हूँ, मशवरा करना चाहता हूँ। शुक्ला की बाबत खामोश रहना मुनासिब होगा? क्यों नहीं होगा? उसने तो कत्ल नहीं किया। हमें क्या मालूम? उसने ऐसा किया होता तो हमें बताया होता।
उसके कब्जे में गन है। कौन सी गन है? जिससे कत्ल हुआ है। हमें क्या मालूम? हालत से यही जान पड़ता है। हालत का साफ इशारा है कि हमारा काम ना इशारे समझना है, ना कूद कर किसी नतीजे पर पहुंचना। हमारी महज जिम्मेदारी इतनी है कि हमने पुलिस के सामने वो सब दोहराना है जो हम जानते हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या हम जानते हैं कि शुक्ला कातिल है? क्या हम जानते हैं कि जो गन उसके कब्जे में है वो अलाई कत्ल है? नहीं। तो फिर? वधिया वधिया। यानी कि तू मेरे दोस्त की मदद करेगा। जो तुम्हारा दोस्त वो मेरा दोस्त। जानकर दिल खुश हुआ काका बल्ली। ऊपर तो तूने ये भाषा नहीं बोली थी। ऊपर तो तू कह रहा था कौन यार, किसका यार, शुक्ला से तुम्हारा क्या लेना देना, तू तो उसे ठीक से जानता भी नहीं है, वगैरह वगैरह। तब तुमने मुझे रिश्वत नहीं दी थी? रिश्वत? घूंट नहीं लगवाया था? मजाक कर रहा है? नहीं। सुनील ठिठका, फिर हंसा। बोला हाँ। शुक्र है। और मां सदके तो विस्कियों नहाए ब्रांडियों फले। सुनील हंसा। अब मेरी समझ में आया तूने शुक्ला को यूथ क्लब से खिसक जाने को क्यों कहलवाया। चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। पुलिस को उसकी खबर लगी, वो उसके पीछे पड़ी तो उसका यूथ क्लब से गिरफ्त में आना ठीक न होता। एग्जैक्टली exactly। फिर तो शाबाश है। तभी रिसेप्शन क्लर्क उनके करीब पहुंचा। आप में से पुलिस को फोन किसने किया था? उसने पूछा। मैंने किया था। सुनील बोला। क्यों? आपका नाम सुनील है? सुनील चक्रवर्ती? हाँ। कैसे जाना कि मैंने पुलिस को फोन किया था? अभी रिसेप्शन पर पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आया था और कहा गया कि सुनील नाम का जो शख्स लॉबी में मौजूद है उसे वहां से जाने न दिया जाए। कैसे रोकोगे? तुम्हारे पास तोप है? मैं खुद हैरान हूं। फोन करने वाले से पूछना था। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। अपनी बात कही और लाइन काट दी। अब तुम क्या करोगे? मैंने मैनेजर को फोन किया है, वही आके कुछ करेगा। कहाँ से आएगा? अपने घर से, जो कि बगल में ही है। विवेक नगर में है। ओ, तो तोप उसके पास है। उसने जवाब ना दिया। अगला दृश्य। विवेक नगर से यहां पहुंचने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तब तक क्या करोगे? होटल का स्टाफ, वेटर वगैरह इकट्ठा कर लोगे मुझे यहां जबरन रोके रखने के लिए? उसने इंकार में सिर हिलाया। तो सर, आपका ऐसा कोई इरादा तो नहीं है ना? नहीं है। होता तो मैं अभी यहीं होता। तो मैं अपना परिचय देकर नाम बताकर पुलिस को फोन करता, वो भी अपने मोबाइल से। ओह। वो एक क्षण चुप रहा, फिर बोला। रूम नंबर 808 में सचमुच लाश पड़ी है? और क्या मैंने इस बाबत पुलिस से मस्करी की है? आपको कैसे पता लगा? आंखों से देखी है। मेरा मतलब है, ये कैसे पता लगा कि वो मरी पड़ी थी, बेहोश नहीं थी? एक उड़ती चिड़िया ने बताया था कि वो मरी पड़ी थी, बेहोश नहीं थी। आप मजाक कर रहे हैं? सुनील खामोश रहा। तब लाश की बरामदगी के वक्त मिस्टर गरेवाल आपके साथ थे? गरेवाल? क्लर्क ने अदब से रमाकांत की तरफ इशारा किया। कौन बोला ये गरेवाल है? यही बोले। कब बोले? जब थोड़ी देर पहले रिसेप्शन पर पहुंचे थे तब इन्होंने कहा था कि ये मिस्टर गरेवाल थे। नहीं कहा था। इन्होंने सिर्फ पूछा था कि क्या मिस्टर गरेवाल के लिए कोई मैसेज था। सर, वो तनिक आवेश से बोला, मैंने इनसे आइडेंटिफिकेशन तक के बारे में पूछा था। तो कैसे आइडेंटिफाई किया था इन्होंने अपने आप को? अपना कोई आई कार्ड दिखाया था? ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था? पासपोर्ट दिखाया था? क्या किया था? वो विचलित दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। उसने बेचैनी से पहलू बदला। सिर्फ इतना किया था। सुनील आगे बढ़ा, कि काउंटर पर तुम्हारे सामने रूम नंबर 808 की चाबी रखी थी। तुमने कंप्यूटर पर चेक किया तो पाया कि रूम नंबर 808 मिस्टर गरेवाल के नाम बुक था।
और समझ लिया था कि चाबी पेश करने वाला शख्स मिस्टर गरेवाल था। तुमने 2 में 2 जोड़कर जवाब 36 निकाला था। मेरे को वो भुनभुनाया। यही सुझाया गया कि ये मिस्टर गरेवाल थे। किसी ने नहीं सुझाया था, तुमने खुद सूझा था, तुमने खुद बूझा था। और अपनी सूझबूझ पर तुम्हें इतना गुमान था कि एक बार भी तुमने सीधा इनसे सवाल नहीं किया था कि क्या इनका नाम गरेवाल था। कूद कर नतीजे पर पहुंचने के ऐसे ही अंजाम होते हैं प्यारेलाल। मेरा नाम प्यारेलाल नहीं है। तो क्या है? श्याम सक्सेना है। ओके, आई करेक्ट माई सेल्फ। कूद कर नतीजों पर पहुंचने के ऐसे ही अंजाम होते हैं श्याम सक्सेना। पुलिस को ये बात अखरेगी। मैंने बतौर गरेवाल इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में इनसे साफ पूछा था। गलत। तुमने किसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा था। पूछा था, मैं हरूफ बहरूफ दोहरा सकता हूं। कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके पास? आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। मेरा मतलब वही था। वही कौन सा? कौन सी बाल की खाल? मैं बतौर गरेवाल इनकी शिनाख्त चाहता था और इसी सिलसिले में इनकी आइडेंटिफिकेशन चेक करना चाहता था। तो अपनी बात 2 + 2 = 4 जैसी यथार्थता से कहनी थी, ठोक के कहनी थी, जिद करनी थी कि ये साबित करें कि ये मिस्टर गरेवाल थे। मैंने यही किया था। नहीं किया था। तुम बखूबी जानते हो कि नहीं किया था। तुमने समझा था कि तुमने ऐसा किया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं किया था। अब अपनी इस गलती पर अब अपनी गलती इन पर थोपने की कोशिश न करो। वो कमरा अमृत ग्रेवाल के नाम से बुक है। वो यूं बोला जैसे फरियाद कर रहा हो। तो और ये वो साहब हैं जिन्होंने पहले भी अपने आप को ग्रेवाल बताया था और मेरे से एक लंबा भूरा लिफाफा हासिल किया था। श्योर। हाँ, तभी तो दूसरी बार मैंने आइडेंटिफिकेशन के बारे में ज्यादा जिद नहीं की थी, कैजुअली ही पूछा था। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम श्योर नहीं थे। मैं था। तो कैजुअली भी आइडेंटिफिकेशन की बाबत क्यों सवाल किया था? तस्दीक करने के लिए कि ये वही शख्स थे। तो फिर तुम श्योर तो ना हुए? या शायद तुम्हारी डिक्शनरी में श्योर का मतलब मे भी होता है, शायद होता है। आप तो मेरे से जिरह कर रहे हैं। तभी एकाएक लॉबी का विशाल ग्लास डोर खुला और 2 हवलदारों के साथ सब इंस्पेक्टर बंसल ने भीतर कदम रखा। वो सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा, फिर उन तीनों पर निगाह पड़ते ही ठिठक गया और लंबे डग भरता उनके करीब पहुंचा। दोनों हवलदारों ने मुस्तैदी से उसका अनुसरण किया। खामोश अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ। सबसे पहले बंसल ने सख्ती से सुनील से पूछा, मेरे 2 सवालों का जवाब दो। तुम्हारा साहब नहीं आया? सुनील बोला। वो अभी भी मीटिंग में मसरूफ है, जब फारिग होगा आ जाएगा। अब बोलो, तुम यहाँ क्यों कर हो और तुम्हारे पास उस कमरे की चाबी क्यों कर है जिसमें तुम एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी बताते हो? मैं ब्लास्ट को मिली एक टिप पर काम कर रहा था। कैसी टिप? कोई इन्फॉर्मर, खबरी, ब्लास्ट को किसी खास मसले के बाबत कुछ कुछ बताना चाहता था। ऐसी फोन कॉल अखबार के दफ्तर में आती रहती हैं। उसने यहाँ तुम्हें बुलाया था? हाँ। तुम्हारे दोस्त को भी? उसने रमाकांत की तरफ इशारा किया। क्योंकि ये भी अब ब्लास्ट का मुलाजिम है? नहीं। तो मेरी मोटरसाइकिल बिगड़ गई थी, इसने मुझे लिफ्ट दी थी, अपनी कार में मुझे यहाँ तक लाया था। तुम एक पुछल्ला लेकर अपनी टिप पर काम करने निकले थे? ये पुछल्ला नहीं, मेरा जिगरी दोस्त है। खबरी को एतराज होता तो मैं इसे रुखसत कर देता। चाबी की बोलो। रिसेप्शन से मिली थी। खबरी की हिदायत पर हमने रिसेप्शन से एक लिफाफा करना था। उसमें चाबी थी। किसने, तुमने या तुम्हारे दोस्त ने? क्या मतलब? एक आइटम 2 जने कलेक्ट नहीं कर सकते। वो या तो तुमने की या तुम्हारे दोस्त ने। जवाब दो। इन्होंने की। एकाएक रमाकांत की ओर इल्जाम लगाती उंगली तानता क्लर्क बोला। तुम कौन हो? मेरा नाम श्याम सक्सेना है, मैं यहाँ का रिसेप्शनिस्ट हूँ।
वो लिफाफा इनके मांगने पर मैंने इन्हें सौंपा था। एक ही बात है, सुनील लापरवाही से बोला। तब जब दो जने साथ हों तो कोई भी एक जना। चुप करो, बंसल टपट कर बोला। उसे बोलने दो, उसे अपनी बात खत्म करने दो। यार, तुम तो प्रभुदयाल से भी सख्त हाकिम हो। सुना नहीं? सुनील खामोश हो गया। तुम बोलो। बंसल वापस क्लर्क की ओर घूमा। क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे? वो लिफाफा, क्लर्क बोला। भूरा लंबा भारी लिफाफा जिसमें जरूर कमरे की चाबी थी, मैंने इन साहब को दिया था। इनकी सेक्रेटरी ने दिन में आकर इनके नाम पर रूम रजिस्टर किया था। उसके बाद ये अपने लिए किसी मैसेज का पता करने रिसेप्शन पर आते जाते रहे थे। बंसल के चेहरे पर हैरानी हैरानी के भाव आए। उसे घूर कर रमाकांत की तरफ देखा। रमाकांत ने लापरवाही से कंधे उचकाए। क्या चक्कर है? इसी के साथ है। रमाकांत ने एक उंगली कनपटी ठकठकाई, गोल घुमाई। यहां। क्या चक्कर है? इसी के साथ है। रमाकांत ने एक उंगली से कनपट्टी ठकठकाई और गोल घुमाई। यहां। कितने ही क्षण बंसल अपलक रमाकांत को देखता रहा। उसे विचलित होता ना पाकर फिर वो क्लर्क से मुखातिब हुआ। कमरे की क्या बात है? उसने पूछा। 2 बजे एक नौजवान लड़की रिसेप्शन पर पहुंची थी, क्लर्क ने बताया, और बोली थी कि वो अमृत गरेवाल की प्राइवेट सेक्रेटरी थी और मिस्टर गरेवाल के लिए, जो कि बाद में पहुंचने वाले थे, होटल में एक स्वीट बुक कराना चाहती थी। उसने खुद ही बताया कि कमरा सिर्फ एक ही दिन के लिए चाहिए था, कोई लगेज मूव इन नहीं होने वाला था, इसलिए वो रूम रेंट एडवांस में पे करने को तैयार थी। दूसरी उसकी डिमांड ये थी कि उसे कमरे की 2 चाबियां मुहैया करवाई जाएं। हम्म। अब बोलो। इनकी। बंसल ने रमाकांत की तरफ इशारा किया। क्या बात है? ये शाम 6:15 बजे रिसेप्शन पर पहुंचे थे और मिस्टर ग्रेवाल नाम बताते हुए इन्होंने मैसेज की बाबत दरियाफ्त किया था। तब मैंने इन्हें वो भूरा लिफाफा सौंपा था जिसमें चाबी थी। मेरे ख्याल से हाँ। अलबत्ता दिखाई तो नहीं दी थी। लिफाफा बहुत मोटा था, खूब भरा हुआ था, इसलिए महसूस भी नहीं हो रहा था, लेकिन चाबी उसमें जरूर थी। और वो लिफाफा तुमने इन्हें सौंपा था? हाँ। फिर? फिर शायद ये ऊपर चले गए थे। शायद। लिफाफा इनको सौंपने के बाद मेरी तवज्जो इनकी तरफ से हट गई थी, लेकिन ये ऊपर ही गए होंगे। मैंने इन्हें बाहर जाते तो नहीं देखा था, अलबत्ता लिफ्ट की ओर बढ़ते देखा था। अब बोलो। बंसल रमाकांत से बोला। मैंने क्या बोलना है? रमाकांत पूर्ववत लापरवाही से बोला। सिवाय इसके कि इस आदमी को मुगालता लगा है। मिस्टेकन आइडेंटिटी। सुनील ने तरह दी। बंसल के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। फर्ज करो ये तब ऊपर ही गए थे। तुम्हें कोई बात का तुम्हें कोई इस बात का अंदाजा है कि कब तक ऊपर ठहरे थे? मुझे कोई अंदाजा नहीं, क्लर्क बोला। उस पहली बार का मुझे कोई अंदाजा नहीं। पहली बार का क्या मतलब? मैंने बोला तो था कि मैसेज के लिए ये रिसेप्शन पर आते जाते रहे थे। एक बार आए तो तुमने इन्हें एक लिफाफा सौंपा, कुछ अरसे बाद फिर आए। हाँ। और फिर मैसेज की बाबत दरियाफ्त किया। तब स्वाभाविक तौर पर मेरी इनकी तरफ कदरन ज्यादा तवज्जो गई थी। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी अमूमन कोई मैसेज की बाबत दरियाफ्त नहीं करता। दूसरे, पहली बार की तरह तब ये अकेले नहीं थे। हम्म। तब मैंने इनसे खास तौर पर कहा था कि मैंने पहले भी तो इन्हें एक लिफाफा सौंपा था। ये क्या बोले? बोले इनकी इंक्वायरी किसी हालिया मैसेज की बाबत थी। बंसल ने फिर रमाकांत को घूरा। रमाकांत ने जम्हाई ली। ये रवैया नहीं चलेगा, बंसल भड़का। कौन सा रवैया? रमाकांत बोला। तुम्हें मालूम है कौन सा रवैया? सुनील अपने अखबार की ओट ले सकता है और किन्हीं बातों का जवाब देने से इनकार कर सकता है। तुम्हें ऐसी कोई ओट हासिल नहीं है। तुम पुलिस इंक्वायरी को कैजुअली नहीं ले सकते,
और जवाब के नाम पर जमाइयां लेकर नहीं दिखा सकते। अफसर साहब, एन अपने साहब की तरह बोलने वाले अफसर साहब, तुम्हारी सब बातें बेमानी हैं, बेबुनियाद हैं। मेरे को कोई ओट दरकार नहीं। इंक्वायरी के नाम पर कैसे भी पूछे गए किसी सरकारी सवाल का जवाब देने से मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं अपना जवाब पहले ही दे चुका हूं। फिर दोहराता हूं कि ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है उस मुगालते के तहत कह रहा है जो इसे लगा है। ठीक है, फिलहाल मुझे तुम्हारा जवाब कबूल है। आगे इंस्पेक्टर साहब आकर देखेंगे तुम्हें और तुम्हारे जवाब को। उनकी 10 आंखें हैं, सुनील बोला, जो तुमसे जुदा देखेंगे। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं ऊपर जा रहा हूं। मैं वहां से फिंगरप्रिंट उठवाऊंगा। अगर उठाए गए फिंगरप्रिंट में से तुम में से किसी के फिंगरप्रिंट्स निकले तो व्हाट नॉनसेंस। जब मैं खुद कह रहा हूं कि हम ऊपर उस कमरे में गए थे तो वहां हमारे फिंगरप्रिंट्स मिलना क्या बड़ी बात होगी। जहां कोई कत्ल की वारदात हुई हो वहां कोई फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ने की एहतियात बरतनी चाहिए। तुम्हारी बात में दो खराबियां हैं। एक तो अभी स्थापित स्थापित होना बाकी है कि वारदात कत्ल की है। दूसरे, लाश कोई हमें दरवाजे पर पड़ी नहीं मिली थी। वो भीतर बेडरूम में थी और वहां तक बिना रास्ते की कोई चीज छुए उड़कर नहीं पहुंचा जा सकता था। बेडरूम के बंद दरवाजे को फूंक मारकर नहीं खोला जा सकता था। तुम दोनों ऊपर गए थे? हाँ। यहां भी इकट्ठे पहुंचे थे? हाँ, मैंने बोला तो। रमाकांत ने मुझे लिफ्ट दी थी। इसने रिसेप्शन पर जाकर मैसेज की बाबत दरियाफ्त किया था? हाँ। इसने क्यों? मैंने पहले भी बोला है कि जब दो जने इकट्ठे हों तो एक मामूली काम को दोनों में से कोई भी अंजाम दे सकता है। तुम्हारी मोटरसाइकिल ना बिगड़ी होती, तुम यहाँ अकेले पहुंचे होते तो जो काम इसने किया वो तुम करते। जाहिर है। लिफ्ट देने वाले का रोल जोड़ीदार का कैसे बन गया? क्योंकि ये है ही जोड़ीदार। इसका लिफ्ट वाला रोल वक्ती था। जोड़ीदार ये सदा है और रहेगा। इसलिए रिसेप्शन पर पहुंचकर मैसेज की बाबत इसने दरियाफ्त किया? हाँ। तुम्हारे कहने पर? हाँ। तुम्हारे कहने पर ही इसने रिसेप्शन पर खुद को गरेवाल बताया? बिल्कुल गलत। ना मैंने ऐसा कुछ कहा था, ना इसने आगे से ऐसा कुछ दोहराया था। लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट कहता है, गलत कहता है, हवाइयां छोड़ता है। रमाकांत ने इससे पूछा था कि क्या गरेवाल के लिए कोई मैसेज था। इसने ये कभी नहीं कहा कि ये गरेवाल था। ये, क्लर्क आवेश में बोला, ये। अभी चुप करो, बंसल बोला। अभी बात को यहीं खत्म करो। लेकिन लेकिन ये ना समझो कि बात खत्म हो गई। इंस्पेक्टर साहब के आने के बाद ये बात फिर उठेगी। ओह, इसलिए तुम दोनों अभी यहीं रुकोगे? मैं ऊपर जा रहा हूं। मेरे लौटने पर तुम दोनों ने मुझे यहीं दिखाई देना है, ताकीद रहे। बंसल अपने आदमियों के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ गया। और काका बल्ली, पीछे रमाकांत चिंतित भाव से बोला, ये तो उल्टी पड़ती लग रही है। कुछ नहीं होता। तुम हर बात सच सच दोहरा दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। जानता है क्या कह रहा हूं? जानता है क्या कह रहा है? क्या कह रहा हूं? हर बात सच सच दोहराने का मतलब है मुझे अभिनंदन शुक्ला का भी नाम लेना पड़ेगा। पड़ेगा तो पड़ेगा। तो उसका पुलंदा नहीं बंध जाएगा तेरी जुबान में? बंधता है तो बंध जाए। प्यार का पुलंदा बंधने से तो ऐसा होना ही अच्छा रहेगा। मालको, वो हमारी शरण में आया है। ऐसा रवैया अख्तियार करना तो गरीब मार होगी। आनन फानन में कुछ नहीं होने वाला। अगर उसको कुछ होगा तो होते होते होगा। अभी भी वो पुलिस की पहुंच से परे है। लेकिन मुझे अगर उसकी भी कथा करनी पड़ी तो परे रह तो नहीं पाएगा। लेकिन मुझे अगर उसकी भी कथा करनी पड़ी तो परे रह तो नहीं पाएगा। ठीक। लेकिन उसके गिरफ्त में आने का टा- लेकिन उसके गिरफ्त में आने में टाइम लगेगा। उस टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखेंगे। अभी यहां से तो खलासी हो। हम यहाँ ना रुके तो बंसल का घोड़ा हमारा क्या कर लेगा? पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा।
और थोड़ी देर यहाँ रुके रहना हम अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। घूंट लगाएगा? अभी नहीं, अभी सिगरेट पीऊंगा। दोनों ने सिगरेट सुलगा लिया। उस दौरान पुलिस का फोटोग्राफर, डॉक्टर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वहां पहुंचे और सीधे ऊपर चले गए। उनके तीसरे सिगरेट के दौरान सब इंस्पेक्टर बंसल वापस नीचे पहुंचा। सुनील ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। कत्ल का केस है, बंसल संजीदगी से बोला। खुदकुशी का नहीं हो सकता? तुमने लाश देखी थी? गोली छाती में लगी है। खुदकुशी के लिए छाती को कौन निशाना बनाता है? पाबंदी तो नहीं है ऐसा करने पर। खुदकुशी का केस होता तो आला एक कत्ल, वो गन जिससे गोली चली थी, वहां बरामद होती। हो सकता है गन किसी ने वहां से हटा दी हो ताकि इसे खुदकुशी का नहीं, कत्ल का केस समझा जाए। किसी ने? जैसे कि तुमने? फिर पहुंच गए एक आने वाली जगह पर। तुम्हारे सिवाय वहां कोई नहीं गया था। अगर मैंने ये हरकत की होती तो पुलिस को फोन न किया होता। वो तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारा वहां का फेरा छुपा नहीं रह सकता था। यार कुछ तो लिहाज करो, बिल्कुल ही प्रभु दयाल तो ना बनो। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं, बशर्ते कि तुम भी मेरी बात मानो। तुम्हारी कौन सी बात? सब कुछ सच सच बोलो। अपनी कोई भी कैसी भी सुनीलियन पुड़िया सरकाए बिना सब कुछ सच सच बोलो। मोहलत दो? किस लिए? एक तो ये फाइनल होने के लिए कि इन्फॉर्मर की जिस टिप पर मैं काम कर रहा हूं उससे ब्लास्ट को कुछ हासिल होने वाला है या नहीं। वो भी पुड़िया है। क्या? वो कहानी फर्जी है। तुम किसी टिप पर काम नहीं कर रहे हो। उस कमरे में जाने के पीछे कोई और ही वजह थी जो कि तुम्हें बयान करनी पड़ेगी। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में पुलिस से लुका छिपी नहीं चल सकती, भले ही ऐसा करने वाला कोई मकबूल मीडिया पर्सन हो। सच्चे शागिर्द हो अपने साहब के। एन प्रभुदयाल वाली जबान बोल रहे हो। अब बोलो क्या कहते हो। मुझे सिर्फ चंद घंटों की मोहलत दो। उसमें क्या करोगे? जिस शख्स की वजह से मैं यहाँ आया हूँ उससे बात करूंगा। उसे एक्सप्लेन उसे एक्सप्लेन करूंगा कि हालात ऐसे बन गए हैं कि मैं उसकी बाबत खामोश नहीं रह सकता। यानी कि कबूल कर रहे हो कि इन्फॉर्मर वाली कहानी फर्जी है? अगर मैं अपनी उस कहानी पर टिका रहूं तो क्या तुम्हारा अफसर मुझे 7 जन्म उससे हिला नहीं सकते? तुम जानते हो, तुम्हारा साहब जानता है, तुम्हारा महकमा जानता है कि मीडिया पर न्यूज़ के सोर्स को उजागर करने का दबाव नहीं डाला जा सकता। छोड़ो, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपने अख्तियार पर, जिसके इस्तेमाल पर मेरी इंस्पेक्टर साहब के हाथों भारी दुर्गत हो सकती है, तो मैं कल सुबह 9 बजे तक का टाइम देता हूँ। कल सुबह 9 बजे उस शख्स के साथ जिसको कवर करने की तुम्हारी मौजूदा कोशिश है, पुलिस हेडक्वार्टर में हाजिर हो जाना। टाइम की ये मोहलत बहुत थोड़ी है। ये विदड्रॉ भी हो सकती है, इसलिए जल्दी फैसला करो। मुझे अपने अंजाम का खौफ अभी डराने लगा है। या इंस्पेक्टर साहब अभी यहाँ पहुंच गए तो? मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, सुनील जल्दी से बोला। गुड। अब उस शख्स का नाम लिए लिए बिना बोलो। उस लड़की को उसने शूट किया? नहीं। अब ये ना कहना कि वो गया ही नहीं था। अब ये ना कहना कि वो वहां गया ही नहीं था। गया था, लेकिन वो पीछे कोई लाश छोड़कर वहां से रुखसत नहीं हुआ था। तुम्हारे और उस शख्स के बीच यहाँ पीछे कोई लाश पड़ी होने का कोई जिक्र नहीं उठा। ये क्या लिखा हुआ है? सॉरी दोस्तों, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है। तुम्हारे और उस शख्स के बीच यहाँ पीछे कोई लाश पड़ी होने का कोई जिक्र नहीं उठा था। नहीं उठा था। तुम यहाँ किस उम्मीद में पहुंचे थे? मैं किसी से मुलाकात की उम्मीद में पहुंचा था। किससे? एक लड़की से। जो मरी पड़ी है? नहीं। जिससे मुलाकात की उम्मीद थी उसे जानते पहचानते थे? नहीं। तो फिर दावे से कैसे कह सकते हो वो वही लड़की नहीं है जो मरी पड़ी है? दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता।
क्या कहने तुम्हारे दिल की गवाही के। खैर, अब टाइम जाया ना करो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम का तोड़ा है। जाओ और जाकर इसका सदुपयोग करो। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। रमाकांत की बात थामी और लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। अगला दृश्य। सुनील मंडेला मार्ग पहुंचा जहां की स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट था। रमाकांत के मोबाइल पर आए एसएमएस के मुताबिक अभिनंदन शुक्ला वहां के कॉटेज नंबर 14 में मुकाम पाए था। वहां कॉटेज के बाजू में एक साइबान था जिसमें शुक्ला की टोयोटा कार खड़ी थी। सुनील ने उसके बगल में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और जाकर कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला, चौखट पर शुक्ला प्रकट हुआ। उसने सुनील को देखा तो एक तरफ हट गया। सुनील भीतर दाखिल हुआ तो उसने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या खबर है? शुक्ला व्यग्र भाव से बोला। बैठिए, बताता हूं, सुनील गंभीरता से बोला। दोनों आमने सामने दो कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ पियोगे? नहीं, ये तकल्लुफ का वक्त नहीं है। लगता है कोई गड़बड़ है। ठीक लगता है। क्या हुआ? कत्ल। कत्ल? धीरे बोलिए। लेकिन कत्ल? हाँ। किसका? पाहवा का? नहीं, एक औरत का। औरत? नौजवान, खूबसूरत, गोरी चिट्टी, बढ़िया बनी हुई। उम्र 26-27 साल। बाल मॉडर्न अंदाज से कटे हुए। पोशाक हल्की नीले रंग की टखनों तक आने वाली स्कर्ट और सफेद रंग की टाइट्स की हुई। कुछ याद आया? उसने इनकार में सिर हिलाया। सोच के जवाब दीजिए। मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता, बशर्ते कि ये वही लड़की थी जिसे होटल के कमरे में मैंने अंडरगारमेंट्स में देखा था। चेहरे पर मड पैक की वजह से मुझे उसकी सूरत दिखाई नहीं दी थी। बाल उसके तौलियों में लिपटे सिर के ऊपर बंधे थे और जहां तक पोशाक का सवाल है, वो तो थी ही नहीं। उसे न सही ऐसी शक्ल सूरत वाली किसी और लड़की को आप पहचानते हैं? नहीं। आवाज की बाबत क्या कहते हैं? आपकी उससे बातचीत हुई थी? आपकी उससे बातचीत हुई थी, आवाज तो आपने बराबर सुनी थी। उस पर तो मड पैक नहीं चढ़ा हुआ था। उस बाबत भी कुछ कहना मुहाल है। टेप रिकॉर्डिंग को बार बार सुन के आवाज पहचान में आई? नहीं। कत्ल की बाबत क्या कहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ, सिवाय इसके कि मैंने नहीं किया है। वो गन कहाँ है? शुक्ला ने गन पेश की। सुनील ने उस पर दर्ज उसका सीरियल नंबर B24337 नोट किया। तुम सीरियल नंबर से, शुक्ला बोला, गन की मिल्कियत ट्रेस करने की फिराक में हो? है तो सही है मेरा इरादा। आखिर किसी न किसी नाम के तो ये रजिस्टर्ड होगी ही। ऐसा ही दस्तूर है। वो खामोश रहा। आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी, क्या नाम बताया था आपने उसका? दीक्षा। दीक्षा दत्ता। कहाँ रहती है वो? कावेरी अपार्टमेंट्स, विनायक नगर। सुनील ने पता नोट कर लिया। अब बताओ तो सही, क्या हुआ? शुक्ला व्यग्र भाव से बोला। कत्ल हुआ और क्या हुआ? ये गन आपके कब्जे में नहीं होनी चाहिए थी। अगर यही आलाय कत्ल निकला तो आपके लिए गंभीर प्रॉब्लम होगी। उसके चेहरे पर घबराहट के लक्षण थे। मौजूदा हालात में आप चुप नहीं रह सकते। आपको अपनी स्टोरी पुलिस के सामने बयान करनी होगी। पुलिस के सामने? वो और घबरा गया। अभी तो पुलिस के सामने ही। कत्ल का इल्जाम आप पर आयद हुआ तो बाद में कोर्ट में भी। ओ माय गॉड। इस सिलसिले में कल सुबह ठीक 9 बजे आपने पुलिस हेडक्वार्टर में पेश होना है। वकील के साथ? फिलहाल मेरे साथ। आपको वहीं बिठा लिया गया तो फिर वकील को पकड़िएगा। ऐसा होगा? क्या पता, कल पता चलेगा। कल सुबह 8 बजे मैं आपको लेने आऊंगा। तैयार मिलिएगा। मैं घर नहीं जा सकता? नहीं, नहीं जा सकते। आप यहीं रहेंगे। लेकिन मेरे पास तो रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान भी नहीं है। नया खरीद लीजिएगा। ऐसी चीजें यहाँ मिलती होंगी।
ना मिलती हों तो दाएं-बाएं पता कीजिएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक फेरा में अपने फ्लैट का आप अभी गिरफ्तार होना चाहते हैं, रात हवालात में काटना चाहते हैं? नहीं, तो जैसा कहा है वैसा कीजिए। लेकिन मैं गिरफ्तार क्यों नहीं? आप जानते हैं, खुद कबूल करते हैं कि किसी ने वहां होटल में आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें कि इत्तेफाक से आप नहीं फंसे। आपके लिए जाल बिछाने वाला ये जानकर क्यों खामोश बैठा रहेगा? या आप समझते हैं कि उसे पता नहीं लगा होगा कि आप जाल में नहीं फंसे हैं? आपका पुलंदा बांधने के लिए पुलिस को गुमनाम टिप दे ही देगा वो। आपका पुलंदा बांधने के लिए पुलिस को एक गुमनाम टिप देना ही उसके लिए काफी होगा। ऐसा हुआ होगा तो आपके घर पर नहीं जाएंगे। ऐसा हुआ होगा तो आप घर पर नहीं जाएंगे, बारास्ता घर, सीधे जेल जाएंगे। वो और घबरा गया। फिर बोला, जब हालात इतने बुरे हैं तो कल क्या होगा? कल भी यही होगा। कल होने में 9 बजने में अभी बहुत टाइम है। अभी 9:15 बजे हैं, यानी कि 12.25 घंटे बाकी हैं। 12 घंटे में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। ऐसा कौन करेगा? मैं करूंगा, और कौन करेगा? तुम क्यों करोगे? क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूं। क्योंकि मैंने उखल में सिर दिया है। क्योंकि आप रमाकांत के दोस्त हैं और रमाकांत मेरा दोस्त है। क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हूं और उस नौजवान लड़की का कत्ल इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। क्योंकि ब्लास्ट के लिए फर्स्ट हैंड एक्सक्लूसिव मैटर मुहैया कराना मेरी नौकरी है, मेरा धर्म है, मेरा जुनून है। इतनी वजह काफी है या और बताऊं? कमाल के आदमी हो। हूं तो सही मैं ऐसा ही कुछ कुछ। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सके तो कैसे मैं तुम्हारे इतने बड़े एहसान का बदला चुकाऊंगा? सोच के रखिएगा कोई तरीका। आपके पास वक्त है? ये गन, इसे इसे आप अपने पास रखिए। पूरी हिफाजत से महफूज रखेंगे। इसे कुछ हो गया तो आपके लिए नई लार्ज इकोनॉमी साइज मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। क्यों होगा भला? होगा तो आपके किए ही होगा। मैं क्यों करूंगा? मेरी जुबानी कत्ल की बात सुनने के बाद आपके मन में ये रोशन ख्याल आ सकता है कि गन आपसे बरामद नहीं होनी चाहिए। आपको इसे ठिकाने लगा देना चाहिए, गायब कर देना चाहिए। मैंने बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं किया। आगे भी न कीजिएगा, वरना पछताएंगे। ऐसा करके आप एक तरह से अपना गुनाह कबूल करेंगे और पुलिस का काम आसान करेंगे। यकीन जानिए आपकी भलाई इसी में है कि आप सब कुछ सच सच बयान करें। अच्छा। हाँ, होटल से निकलने तक की हर बात आपको दोहरानी होगी। और बात की बाबत आप खामोश रह सकते हैं। आपका ये बताना जरूरी नहीं कि रात को आप कहाँ थे, क्योंकि पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने रात कहाँ गुजारी, इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस बात से पुलिस का लेना देना है वो तो मुझे बर्बाद कर देगी। क्या मतलब? 4 दिन बाद सिग्मा कॉर्प के स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग है और जनरल इलेक्शन है। ऐसे माहौल पर ऐसे माहौल में मेरे पर, कंपनी के सिटिंग एमडी पर कत्ल का इल्जाम आयद हुआ तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जाहिर है जनाब अली, आपका बेड़ा गर्क करने के लिए ही तो आपके लिए ये जाल फैलाया गया था, जिसमें बावजूद मेरी वार्निंग के आप जा फंसे। मुझे कत्ल की खबर नहीं, वो तो तुमने आकर की तो मुझे हुई। बाकी जो कुछ हुआ उसकी कौन सी बात कहती है कि वो मेरे लिए जाल था? क्यों पूछते हो जिस बात को आप खुद ही बखूबी अंडरलाइन कर चुके हैं? उसकी बाबत अब सवाल करने का क्या फायदा? जरा याद कीजिए, जब आप होटल से निकलकर बदहवास यूथ क्लब में पहुंचे थे तो क्या भज रहे थे? क्या भज रहा था? जाल जाल ही भज रहे थे। खास आपके लिए फैलाया गया जाल, जिसमें आप जा फंसे। याद आया कुछ? उस वक्त माहौल ऐसा था जिसने मेरे से ये कहलवाया। इस वक्त मैं एक प्रैक्टिकल एकेडमिक सवाल पूछ रहा हूँ। कौन सी बात कहती है कि वो जाल था?
कौन सी बात नहीं कहती? सबसे बड़ी बात तो यह है कि गन इरादतन पहले से बनाए एक प्लान पर बकायदा अमल करके आप पर थोपी गई। यह बात तुमने पहले क्लब में भी कही थी, बराबर कही थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सुनिए, कैसे कह सकता हूं। वो नंगी पुंगी लड़की नुमाइशी तौर पर बकायदा तैयारी करके आपके सामने पेश हुई। आप इस बात से बहुत मुतमईन थे कि वो डर के कांप रही थी। गन के ट्रिगर पर उसकी उंगली लरज रही थी और ऐसी डरी हुई लड़की गन ताने आपकी तरफ बढ़ रही थी। तो क्या हुआ? क्या खराबी है इसमें? खराबी ही खराबी है। जिसे आतताई से खतरा हो वो ऐसे माहौल में अपने और आतताई के बीच फासला बनाने के लिए पीछे हटता है या आगे बढ़ता है? वो आतताई को हाथ ऊपर उठाने को बोलता है या उसको दफा हो जाने को बोलता है? आपको बकायदा ये जताकर कि वो खौफजदा थी, दहशत से उसके हाथ कांप रहे थे, उसके लिए गन को संभाले रहना तक मुहाल था, वो आपके सिर पर आ खड़ी हुई ताकि बड़ी आसानी से आप हाथ बढ़ाते और गन उससे छीन लेते। कृपा निधान, गन आपने उससे छीनी नहीं थी, उसने आपको सौंपी थी, आप पर थोपी थी। खाली ये कहने की कसर छोड़ी थी कि ले भाई गन पकड़, तेरे वास्ते ही है। वो भचक्का सा सुनील का मुंह देखने लगा।